हाँ जी, नमस्कार सभी को। सरोकार क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। हम बात कर रहे थे महाराणा रायमल के बारे में। हमने रायमल के बारे में उसकी कल्चरल अचीवमेंट, उसकी पॉलिटिकल अचीवमेंट हमने दोनों ही देख ली थी। एक बार पुनः मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे महाराणा सांगा के बारे में, ठीक है। तो चलते हैं, हम एक बार पुनः रायमल के बारे में रिवीजन कर देते हैं। रायमल के बारे में हमने बात की थी, एक तो उसकी पॉलिटिकल अचीवमेंट के बारे में, उन्होंने अपने भाई उदा को हराकर और दाडिमपुर विजय प्राप्त की थी। और उसकी कल्चरल अचीवमेंट के बारे में मैंने बात की थी। एक तो उसने अद्भुत जी का मंदिर का निर्माण करवाया था, और उसने एकलिंग जी का मंदिर था उसका वर्तमान स्वरूप बनाया था, वो रायमल जी ने बने। और अपनी पत्नी श्रृंगार कंवर ने एक बावड़ी लगाई और साथ में एक गोचुंडी अभिलेख लगवाया, जो 1504 एडी का अभिलेख मिलता है। गोचुंडी में एक और अभिलेख मिलता है जो कब का है, जो दूसरी शताब्दी बीसी का अभिलेख है, जो राजा गजवंश के राजा सर्वतात का अभिलेख है, जिसमें हमें भागवत धर्म की जानकारी मिलती। तो हमें भागवत धर्म की जानकारी देने वाला प्राचीनतम अभिलेख पूछे, वो है तो घोचुंडी का दूसरा अभिलेख, दूसरा शताब्दी का अभिलेख, ठीक है, याद रखना। उसके बारे में मैंने बात की थी। रायमल के हमने पुत्रों के बारे में बात कर ली थी। रायमल के हमने तीनों बेटों के बारे में पढ़ा, एक पृथ्वीराज के बारे में, एक जगमाल के बारे में, एक मैंने बात की थी संगा। संगा आज हम बेसिकली हमारा टॉपिक रहेगा। मैं पृथ्वीराज के बारे में बात करूं तो इन्होंने अजमेर के राजा मलूक खां को हराकर, मलूक खां या उलूक खां कह दो, उनको हराकर तारागढ़ किला था वो अपनी पत्नी को भेंट किया। और दूसरी बात करूं, वो अपने बहन आनंदाबाई के वहाँ और अपने जीजाजी के द्वारा जहर देने के कारण जगमाल देवड़ा ने लड्डू के अंदर जहर मिला दिया, उसके कारण उनकी देहांत हो गई। उसके बाद मैंने जगमाल के बारे में बात की, तो जगमाल ने टोडा टोंक के सुल्तान सोलंकी पर लल्ला खां पठान का आक्रमण हो गया, और सुल्तान सोलंकी के ही संयोग से लड़ते हुआ वो जगमाल मारा गया। ये मैंने बात की थी। आज हम पढ़ेंगे महाराणा सांगा। जो सांगा ने सेवंतरी, ये दोनों भाइयों के बीच में विवाद के कारण वो सेवंतरी चला जाता है, और सेवंतरी के रूप नारायण जी मंदिर में वहाँ पर निवास करता है। कुछ समय के बाद में बीदा जैत मल्होत्र ने उनकी रक्षा की, और ये वापिस एक बार पुनः मेवाड़ आते हैं और मेवाड़ का राजा बनता है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे महाराणा सांगा के बारे में। हेडिंग लगाइए आप, महाराणा सांगा। महाराणा सांगा, मैं बात करूं तो इनका कार्यकाल की बात करूं, ये राजा बनते हैं 1509 एडी में, और कब तक रहते, तो 1528 एडी तक। इनका आप कार्यकाल याद रखना भाई, एक तो कुंभा का, एक सांगा का, एक प्रताप का। मेवाड़ में इन तीनों का टाइम पीरियड आप याद रखना, कोई पूछ ले आपसे। और अभी वर्तमान में टाइम पीरियड ज़्यादा पूछते, कर्म सब बताइए, अवरोही आरोही में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आप ये याद रखना। तो महाराणा सांगा का टाइम पीरियड याद रखें, कब से कब तक, तो 1509 से लगाकर 1528 तक राजा बन। इसके समय हमें पढ़ना क्या, देखो, एक तो उनकी कल्चरल अचीवमेंट देखनी, एक उसकी पॉलिटिकल अचीवमेंट। देखो, पॉलिटिकल अचीवमेंट सांगा की बहुत इंपॉर्टेंट है, और कल्चरल अचीवमेंट हम टाइटल के बारे में देख लेंगे, इससे ज़्यादा सांगा के बारे में नहीं मिलता हमें, ठीक है। तो हम देखते हैं पॉलिटिकल। इनके समय उत्तर भारत में तीन सबसे बड़ी मुस्लिम रियासतें थी। कितनी, तीन सबसे बड़ी उत्तर भारत में। तीन सबसे बड़ी मुस्लिम रियासतें थी, हिंदू नहीं मुस्लिम, ठीक है। कौन कौन सी, एक मैं बात करूं तो दिल्ली, और एक मालवा, और एक थी गुजरात।
तीनों ही मुस्लिम रियासतें थी। कौन कौन सी? दिल्ली, मालवा, गुजरात। अब दिल्ली का राजा कौन उस समय? मालवा का राजा कौन? गुजरात का राजा कौन? तो दिल्ली का राजा था ना, वो था सिकंदर लोदी। कौन? सिकंदर लोदी। और मालवा का राजा? मालवा का राजा था नासिर शाह। और गुजरात का राजा था महमूद बेगड़ा। महमूद बेगड़ा, डाकी टाइप शरीर में अट्टा कटा था, ठीक है, महमूद बेगड़ा। इसके बाद सांगा का इनसे कोई संबंध नहीं था। इनके समय कोई राजा पूछ ले आपसे, ये पूछा गया है प्रश्न, दिल्ली वाला, दिल्ली का सांगा के समय दिल्ली का सल्तनत के राजा कौन थे? सिकंदर लोदी। तो आपसे ये भी पूछ सकता है मालवा का राजा कौन था, गुजरात का राजा कौन था, तो याद रखना। परंतु इनसे कोई संबंध नहीं था, इनके पुत्रों से संबंध था। तो सिकंदर लोदी का बेटा कौन था? तो सिकंदर लोदी का पुत्र था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। इनसे सांगा की कुछ दिक्कतें थी, ठीक है। अब नासिर शाह का बेटा, तो नासिर शाह का बेटा था महमूद खिलजी सेकंड। सेकंड क्यों लिख रहा हूं? क्यों मैंने महमूद खिलजी फर्स्ट कुंभा के समय पढ़ा दिया था। कुंभा के जो भी दुश्मनी थी वो महमूद खिलजी फर्स्ट से थी, ये महमूद खिलजी सेकंड है, इसलिए मैंने सेकंड लिखा पीछे। अब महमूद बेगड़ा का बेटा था, वह था मुजफ्फर शाह। कौन? गुजरात के राजा महमूद बेगड़ा का बेटा था मुजफ्फर शाह। मुजफ्फर शाह, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे उत्तर भारत की सबसे, सांगा के समय मुस्लिम रियासतें कौन कौन सी थी? तीन, दिल्ली, मालवा, गुजरात। अब दिल्ली का राजा कौन? सिकंदर लोदी। मालवा का राजा नासिर शाह। गुजरात का राजा महमूद बेगड़ा। अब सिकंदर लोदी का बेटा इब्राहिम लोदी, और नासिर शाह का बेटा महमूद खिलजी सेकंड, और गुजरात का राजा महमूद बेगड़ा का बेटा मुजफ्फर शाह। इन तीनों से क्या क्या दुश्मनी थी, क्या क्या संबंध तेरा सांगा के साथ, ठीक है। तो हम देखते हैं इनके संबंध। महाराणा सांगा वर्सेज इब्राहिम लोदी। इनके बीच में दो युद्ध होते हैं। कौन कौन? कौन कौन सा? एक खातौली का युद्ध, एक बाड़ी का युद्ध। अब बात आई क्यों होता है? दोनों ही साम्राज्यवादी, दोनों ही अपने साम्राज्य का विस्तार चाहते थे। इब्राहिम लोदी चाहता था कि मेरा विस्तार हो साम्राज्य का, और सांगा चाहता था मेरा भी विस्तार हो। इन दोनों का कारण एक ही था, साम्राज्यवादी विस्तार। तो इनके बीच में दो युद्ध होते हैं। कौन कौन से? एक खातौली, एक बाड़ी। अब बात आई खातौली कहां पर पड़ता है, तो ये कोटा। बाड़ी धौलपुर में। अब खातौली का युद्ध कब होता है? तो ये होता है 1517।
तो ये कब होगा? 1 साल बाद में, 1518। अब इन दोनों में सांगा इब्राहिम लोदी को हरा देता है। कौन से युद्ध में? खातोली और बाड़ी दोनों युद्धों में इब्राहिम लोदी को हराने वाला राजा कौन है? सांगा। तो इन दोनों में जीत किसकी होती? सांगा की। ये याद रखना आप। कोई पूछ ले इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में हराया सांगा ने, तो कौन कौन से? एक खातोली, एक बाड़ी। खातोली का युद्ध कब होता है? तो 1517 में, और बाड़ी का युद्ध 1518 में। अब बाड़ी के युद्ध में इब्राहिम लोदी का एक सेनापति आता है जिसका नाम याद रखना, मियां माकन। ये इब्राहिम लोदी का सेनापति किसकी तरफ से आता है? इब्राहिम लोदी की तरफ से सेनापति कौन आता है? मियां माकन। और मियां माकन को बाड़ी के युद्ध में हरा देता है सांगा। ठीक है, ये इब्राहिम लोदी और सांगा के कुछ संबंध थे। अब मैं बात करूं आगे, तो आगे हम कौन सी रियासत देख लेते हैं? मालवा के साथ में। सीधा मैं राजा का नाम ही लिख दूं। मालवा का राजा कौन? सेकंड और वर्सेस सांगा। अब इनके संबंध क्या थे? एक तो इसका कारण ये था, दोनों साम्राज्यवादी नीति। ये सभी में लिखना है आपको। कोई भी पूछ ले आपसे, मेंस में पूछे इन युद्ध के कारण क्या रहे, तो इसमें साम्राज्यवादी नीति पहले लिख देना आप, या राजनीति महत्वाकांक्षाएं लिख सकते हो। दूसरा कारण ये था, दोनों ही अपने पीढ़ी दर पीढ़ी इनके दोनों के बीच में विवाद चल रहा। कुंभा के समय हमने देखा महमूद खिलजी फर्स्ट के साथ में संबंध थे, अच्छे नहीं थे, और अभी भी इनके संबंध अच्छे नहीं थे। ठीक है, तो इनके बीच में जो विवाद था वो कारण था कौन? संदेरी का एक राजा था मेदिनी राय। संदेरी का राजा कौन? मेदिनी राय। ये आप कारण मान सकते हो, एक इंपॉर्टेंट कारण है। कोई कारण में पूछे तो ये जरूर लिखना आपको। कौन सा? संदेरी का मेदिनी राय। ये कौन है? तो ये मालवा का प्रधानमंत्री था। महमूद खिलजी फर्स्ट के समय ये प्रधानमंत्री था। कुछ समय के बाद महमूद खिलजी फर्स्ट तो चला गया। अब ये इसकी शक्तियाँ ज़्यादा होने लगी और इसका प्रभुत्व ज़्यादा बढ़ने लगा। तो इसने अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर दी। और मेदिनी राय ने महमूद खिलजी फर्स्ट और महमूद खिलजी सेकंड के बीच में जो भी राजा बन रहे थे, जो भी हटाया जा रहा था, ये सब कौन देख रहा था? मेदिनी राय। और ये सभी सैन किसको नहीं हुई? खिलजी सेकंड को। तो इसने आक्रमण कर दिया कि कहाँ पर? संदेरी पर। अब संदेरी का राजा मेदिनी राय सांगा के पास में शरण लेने के लिए चला जाता। सांगा ने इसको एक गागरोन का किला दे रखा। किसको? मेदिनी राय को। अब मेदिनी राय को गागरोन का किला दे रखा है सांगा ने, तो अब गागरोन पर अटैक करेगा कौन? महमूद खिलजी सेकंड। तो रक्षा करने कौन आएगा? सांगा। ठीक, तो इसने मेदिनी राय की रक्षा किसने की? सांगा ने। और सांगा ने कौन सा किला दे रखा था? गागरोन। अब इधर से खिलजी सेकंड आता है, उधर से सांगा अपने सेनापति को भेजता है जिसका नाम मिलता है हमें हरिदास सारण। हरिदास सारण को भेजता है कि तुम मेदिनी राय की रक्षा करने के लिए जाते। हरिदास सारण ने इस युद्ध में खिलजी सेकंड को बंदी बना दिया, सांगा जी के सामने पेश किया। सांगा जी ने कहा ये कौन है? तो हरिदास सारण ने कहा ये खिलजी सेकंड है। शहबाज मेरे सीते। तो हरिदास सारण को 12 गांव भेंट कर दिए। किसने? सांगा ने। किसके लिए? खिलजी सेकंड को बंदी बनाकर सांगा के सामने उपस्थित करने के कारण किसको? हरिदास सारण को 12 गांव भेंट किए सांगा ने। ये याद रखना आप। सांगा का सेनापति
हरिदास सारण को बारह गांव भेंट किए। किसने की? सांगा जी ने। कुछ समय के बाद में खिलजी सेकंड को सांगा छोड़ देता है। अब ये इनके मुख्य विवाद था। महमूद खिलजी सेकंड और सांगा के बीच में मालवा के साथ में क्या क्या संबंध रहे, तो इसका तात्कालिक कारण पूछे तो मेदिनी राय था। अब मेदिनी राय क्यों था? क्योंकि इसका प्रभुत्व बढ़ने लगा। तब खिलजी सेकंड ने आक्रमण किया मेदिनी राय पर, और मेदिनी राय भागकर कहां पर? सांगा के पास में शरण लेने के जाता है। सांगा ने गागरोन का किला दे रखा था। कुछ समय के बाद में खिलजी सेकंड ने गागरोन पर अटैक किया। तब सांगा मेदिनी राय की रक्षा के लिए हरिदास सारण को भेजते हैं, और हरिदास सारण ने खिलजी सेकंड को बंदी बना दिया। कालांतर में वो सांगा जी के सामने पेश करते, और सांगा जी ने इस खुशी के अंदर हरिदास सारण को 12 गांव भेंट किए। ये इनका तत्कालिक कारण था। ठीक है, अब मैं आगे बात करूं तो गुजरात के साथ में सांगा के क्या संबंध रहे, तो आप हेडिंग लगाइए, सांगा वर्सेस मुजफ्फर। अब इनके बीच में क्या संबंध है? इनका कारण एक ही था, ईडर का उत्तराधिकारी संघर्ष। ईडर में, गुजरात के अंदर एक ईडर इलाका है, उत्तराधिकारी संघर्ष। दोनों भाइयों के बीच में विवाद था। किसके किसके? एक रायमल, एक भारमल। अब सांगा जी ने रायमल का सपोर्ट किया और मुजफ्फर शाह ने भारमल का। सांगा जी की पुत्री की शादी हो रखी थी रायमल के साथ में, ईडर के रायमल के साथ। इसीलिए सांगा ने किसका साथ दिया? रायमल का। और मुजफ्फर शाह ने किसका साथ दिया? भारमल का। और इस युद्ध में सांगा ने मुजफ्फर शाह और भारमल को हरा दिया और रायमल को राजा बना दिया। कहाँ का? ईडर का। कुछ समय के बाद में रायमल की मृत्यु हो गई। भारमल वापस सांगा के पास में जाता है और सांगा ने भारमल को वापस पुनः राजा बना देता है। तब हम बात करेंगे, जब खानवा का युद्ध पड़ेंगे तब हम बात करेंगे ईडर से आने वाला व्यक्ति कौन है, तो वो है भारमल, न कि रायमल, क्योंकि रायमल की उस समय देहांत हो गया। ठीक है, तो इनका कारण क्या है? कारण पूछे तो ईडर का उत्तराधिकारी संघर्ष। किसके मध्य? दोनों भाइयों के मध्य। कौन कौन? एक रायमल, एक भारमल। सांगा ने सपोर्ट किसका किया? रायमल का। और भारमल का सपोर्ट किसने किया? मुजफ्फर शाह। और जीता कौन? सांगा जीत गया। भारमल राजा बन जाता है। कुछ समय के बाद में भारमल का देहांत हो जाता है और वापस पुनः राजा कौन बना देते? भारमल, सॉरी, रायमल के देहांत हो जाता है और वापस भारमल को राजा बना देते। ये इनका मुख्य मुख्य रूप से सांगा के गुजरात, मालवा और दिल्ली के साथ में संबंध रहे। किस प्रकार सांगा ने तीनों रियासतों को हराया था। उत्तर भारत की सबसे बड़ी मुस्लिम रियासतें थी उस समय, और तीनों को बुरी तरीके से हराया। हाँ, आगे हम चलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सांगा के साथ में बाबर। सांगा वर्सेस बाबर। अब बाबर के और सांगा के क्या संबंध थे? बाबर कौन? बात आई तो बाबर उज्बेकिस्तान का रहने वाला। उज्बेकिस्तान के अंदर एक इलाका पड़ता है समरकंद। समरकंद का रहने वाला, जो कालांतर में अपने अंकल उमर खान के द्वारा बाबर को निकाल दिया, और बाबर अफगानिस्तान के काबुल में आकर रहने लगा और
पाकिस्तान के पंजाब में 4 अटैक करता वो बाबर। 4 अटैक करता, वापिस चला जाता और वापिस जाकर वापिस समरकंद को जीतना चाहता था। कुछ पैसे टके लेके जाता, परंतु वापिस हार जाता और वापिस काबुल आ जाता। इस समय हमारे दिल्ली सल्तनत में राजा थे इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के अंकल थे दौलत खान लोदी, आलम खान लोदी। दोनों ही नाराज थे इनसे, इब्राहिम लोदी से, और दोनों ही बाबर से मिलते हैं। बाबर को कहते हैं क्या छोटी छोटी कर, कुछ बड़ा सोच, दिल मांगे मोर, है आगे बढ़, आगे पूरा हिंदुस्तान पड़ा है और हिंदुस्तान की तरफ आगे बढ़। बाबर ने कहा वहाँ पर इब्राहिम लोदी है तो हम हैं, उनके अंकल है, हम बात करेंगे। तू तो दिल्ली पर अटैक कर और दिल्ली के राजा इब्राहिम लोदी को हरा दे और हमें दिल्ली दे दे और तेरे को सारा ढेर सारा सोना मिल जाएगा, धन मिल जाएगा। तो बाबर इस उद्देश्य के साथ में वह पाकिस्तान के पंजाब से आगे बढ़ता है और वापिस अपने पंजाब में आता है। ये बात जब इब्राहिम लोदी को पता चलती है तो इब्राहिम लोदी इधर से आता है वापिस। दोनों ही हरियाणा के अंदर एक स्थान पड़ता है पानीपत। पानीपत में दोनों ही आमने सामने होते हैं और इस दोनों के बीच में युद्ध होता है पानीपत का। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर इब्राहिम लोदी को इस युद्ध में ही मार देता है। तो दिल्ली सल्तनत का एकमात्र राजा जो युद्ध में मारा जाता है वो कौन है? तो इब्राहिम लोदी। ये याद रखना आप। कुछ समय के बाद में बाबर दिल्ली आता है तो दिल्ली में ढेर सारा धन मिलता है बाबर को। तब बाबर ने कहा अब काबुल नहीं जाएंगे, काबुल की गरीबी बहुत देख ली, भूख मर गए वहां पर, अभी हम दिल्ली में ही रहेंगे और दिल्ली का राज करेंगे। दौलत खान का वो हमारा है कि हमारा कुछ भी नहीं है, को तेरा है को मेरा है, ये सब ईश्वर का है और इसीलिए मैं यहाँ आया था, ईश्वर के कारण, आपके कारण आए नहीं। तो बाबर ने दिल्ली का तख्त ले लिया। बाबर ने सभी काबुल के निवासियों को एक एक दिनार दिया था। इतना ढेर सारा सोना मिल गया बाबर को। अब बाबर ने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर दिया। आगरा से ठीक 60 से 70 किलोमीटर पर बयाना स्थान पड़ता है हमारे। वह बयाना पर अटैक करता है और बयाना पर अधिकार कर देता है। बयाना में अपने सेनापति मेहंदी ख्वाजा, किसको? मेहंदी ख्वाजा को संरक्षक या प्रशासक नियुक्त करता है। ये बात जब संगा को पता चली तो संगा वहां से सेना लेके आता है, बयाना पर अटैक करता है। मेहंदी ख्वाजा ने वापस कॉल किया बाबर को कि वो संगा आ रहा है। तो बाबर ने कहा चिंता मत कर, मैं एक और सेनापति को भेजता हूँ। उस सेनापति का नाम था मिर्जा सुल्तान को भेजा और मिर्जा सुल्तान और मेहंदी ख्वाजा को संगा ने बयाना के युद्ध में हरा देता है। कौन से युद्ध में? बयाना के। दोनों ही हार कर वापस बाबर के पास में जाते हैं। बाबर ने कहा संगा हार गया क्या? नहीं। तो क्या सोच के आया था? बादशाह खुश होगा? बाबर ने भरे दरबार में इनको निकाल दिया। कुछ समय के बाद में वापस आ गई। बाबर ने कहा कि अब मैं खुद अटैक करूंगा संगा पर। दूसरी बार अटैक करने के लिए वो खातौली स्थान चुनता है, खातौली पर अटैक करता है। बाबर अपने सैनिकों को कहता है कि हम वापस एक बार पुनः सांगा पर अटैक करेंगे। सैनिकों ने मना कर दिया। सैनिकों ने कहा क्यों करना है हमें धन मिल गया, हम वापस चले जाते उज्बेकिस्तान, हमें यहाँ क्या लेना देना, हमारे परिवार वाले इंतजार करें। बाबर ने कहा नहीं, अब तो हम यहीं रहेंगे। सैनिकों ने कहा हम तो नहीं जाएंगे युद्ध करने के लिए। क्यों नहीं जाओगे? कि कल मेहंदी ख्वाजा और मिर्जा सुल्तान दोनों ही हार कर आई थी, उनकी धोतियां खोल दी थी बाबर ने।
और आज हम कह रहे हैं वापस उस पर सॉरी सांगा नहीं, आज हम कह रहे हैं वापस सांगा पर अटैक करने के लिए है। उसका क्या भरोसा है? बाबर ने कहा नहीं, अटैक तो करेंगे। बाबर ने जोशीला भाषण दिया। बाबर ने कहा तुम्हें क्या लगता है, क्या बाबर अपने लिए लड़ रहा है? सैनिक ने कहा अपने लिए नहीं तो किसके लिए लड़ रहा है? बाबर ने नहीं, मैं धर्म के लिए लड़ रहा हूँ, मैं जिहाद के लिए लड़ रहा हूँ। बाबर ने इस युद्ध को जिहाद कह दिया, धर्म के लिए। यदि मैं जीत गया तो गाजी बन जाऊंगा, और यदि मैं हार भी गया तो जन्नत चला जाऊंगा, और जन्नत में मुझे बेहतर हुरे इंतजार करिए मेरे। ये ठीक था। अब बेहतर हुरे हमारे वाले कैसे कहते, परियां, डायलॉग कैसे थे। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि धरती के इस शोर से लेकर उस शोर तक इस्लामी झंडा फहराया जाए। ये अल्लाह ताला की कुरान की बातें किन, तो सैनिकों में जोश तो आया। पर किसी एक सैनिक ने कहा रुको, कुरान ये कहती है शराब हराम है या दारूड़ी है, तू पूरे दिन शराब पीता है और तू हमें सिखाएगा अल्लाह ताला की बातें। बाबर ने उस समय अपने हाथ में गिलास रखे थे, वो तोड़ दी। वो कहा मैं आज के बाद में शराब हाथ में नहीं लूंगा। किसी सैनिक ने कहा वो अंदर अंदर पड़ी है पेटियां, वो कि वो भी तोड़ दो। तो बाबर ने एक तो जिहाद घोषित किया, एक गाजी जैसी उपाधि धारण करने की बात कही, और एक शराब की बात कही। कुछ समय के बाद में एक सैनिक ने कहा कुरान ईरान की बातें करते हो कि बादशाह, कुरान कहती है कि एक मुस्लिम बादशाह एक मुस्लिम व्यापारी से कर नहीं लेगा, और तू तो हमें लूटता है पूरा है। बाबर तमगा कर लेता था। तो बाबर ने कहा आज के बारे में मैं तमगा कर नहीं लूंगा, मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर। तो बाबर ने इस युद्ध से पहले 3-4 सबसे बड़ी घोषणा की। एक तो कौन सी, एक तो उसने कहा कि हम जिहाद करेंगे, धर्म के लिए लड़ेंगे, और एक लड़ने के बाद में यदि जीत गया तो मैं गाजी बन जाऊंगा। दो, एक बाबर ने कहा कि मैं शराब छोड़ देंगे, और चौथी बात कही मुस्लिमों से भाइयों से कोई कर नहीं लिया जाएगा। कौन सा, तमगा कर नहीं लिया। तो जीतने के लिए बाबर ने 4 बड़ी घोषणाएं की। अब सांगा क्या कर रहा था, सांगा को ये बात जब पता चलती तो सांगा ने सभी रियासतों को पत्र लिखा, पाती परवण, जिसमें सांगा ने सभी रियासतों से आग्रह किया कि हम सभी मिलकर इस बादशाह को हराएंगे। बात आई कौन कौन आई, तो मैं बात करूं तो मारवाड़ से आए थे राजा गंगा का पुत्र मालदेव। मारवाड़ में राजा कौन है, गंगा, परंतु गंगा का बेटा मालदेव के नेतृत्व में सेना आई थी। आपसे प्रश्न पूछे सांगा के समय मारवाड़ का राजा कौन है, तो गंगा है। पर सांगा के समय खानवा के युद्ध में भाग लेने के लिए कौन आया, राजकुमार आया। कौन, तो मालदेव। ये 2 प्रश्न अलग अलग है। अब उसी प्रकार बीकानेर के राजा थे जैत सिंह, और जैत सिंह का बेटा था कल्याणमल। कल्याणमल सेना लेके आया था, न कि जैत सिंह, ये भी याद रखना आप। कौन, कल्याणमल सेना लेके आया था, न कि जैत सिंह। जैत सिंह राजा था। आपसे ये भी तो प्रश्न पूछा जा सकता है भाई सांगा के समय बीकानेर का राजा कौन था, तो जैत सिंह। अब सेना किसके नेतृत्व में, कल्याणमल के, कल्याणमल बेटा है। फिर मैं आगे बात करूं उसी प्रकार आमेर से आया था पृथ्वीराज। ईडर से मैंने बात कर चुका हूँ, भारमल आया था, क्योंकि रायमल की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में राजा था भारमल, भारमल आया था। और मेवात से हसन का मेवाती आया था। और मैं बात करूँ तो सादड़ी से झालाजा आया था। और मैं बात करूँ तो डूंगरपुर से, डूंगरपुर वाला इलाका इसको वागड़ कहते, वागड़ से उदयपुर उदय सिंह आया था। और मैं बात करूँ तो देवलिया से बाघ सिंह आया था। देवलिया वाला इलाका जो प्रतापगढ़ के इलाका है ना, उनको कहते हैं देवलिया। देवलिया के बाघ सिंह आया था।
रायसेन से सलदी तंवर आया था। नागौर से खान ज्यादा आए थे। एक और इंपॉर्टेंट मैं बात बताऊं तो इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी भी आया हुआ था। क्यों आया था? इसकी क्या भाई, इसके इसके तो खिलाफ था ना। इसका कारण यह था कि इब्राहिम लोदी की हत्या किसने की? बाबर ने। कौन से? पानीपत के युद्ध में। तो उसका बदला लेने के कारण इब्राहिम लोदी का भाई, छोटा भाई था महमूद लोदी, महमूद लोदी वापिस किसके साथ में मिल गया? सांगा के साथ। तब हम कहते कि बाबर ने कहा कि ये जियाद है, पर तो लगता तो नहीं है। सांगा की तरफ से तो कई मुस्लिम राजा भी आए हुए थे, नागौर से नहीं आया था क्या? कोई लोदियों से नहीं आया था क्या? कोई मेवात से नहीं आया था? हसन खां मेवाती। तो सांगा कहता है कि ये धर्म की लड़ाई नहीं थी, ये सभी एक काफिर को हराने के लिए लड़ाई थी। और बाबर कहता है ये धर्म की लड़ाई थी। अब आगे मैं बात करूं तो खानवा का युद्ध होता है ना, तो बाबर पहली बार भारत में तोपे लेके आया था, बारूद। बाबर ने बारूद का प्रयोग पहले ही कर दिया था पानीपत के युद्ध में, परंतु हमारे राजस्थान वाले इस बात से नहीं जानते थे। और एक हमारे ये खासियत थी कि सभी अलग अलग गुट में रहते थे। जैसे मैं बात करूं तो जयपुर से पृथ्वीराज आया था, आमेर से कहते जयपुर से पृथ्वीराज यदि घायल हुआ है तो उनके साथ में जो भी सैनिक थे वो टुकड़ी अपने आप बाहर हो गई। जैसे मैं बात करूं, मैं लिखवा देता हूं आपको पहले, उसके बाद में बात। ये जैसे बाबर की सेना है, ये बाबर की सेना है। हालांकि बाबर की सेना कम थी। ये तोपे बाबर की ऐसे लगी हुई, और ये हमारे राजस्थान की सेना। हमारी सेना अधिक थी। इधर मैं बात करूं, जैसे ये सेना कोई लेके खड़ा है, ये जैसे झालाजा खड़ा है यहाँ पर। ये जैसे मैं बात करूं तो वागड़ से उदय सिंह खड़ा है। ये बात करूं तो कल्याणमण खड़ा है। ये बात करूं तो मैं जैसे मालदेव खड़ा है। ये यहाँ पर सांगा खड़ा है। ऐसे अलग अलग टुकड़ियाँ, इनके साथ में जो भी जैसे 3,000 4,000 सेना आई वो खड़ी है। सांगा के साथ में जैसे जो 10,000 सेना थी वो खड़ी थी, अलग अलग। अब यदि ये राजा हार गया, यदि घायल हो गया इस युद्ध से या तीर कमान से, जो भी ये राजा घायल हो गया, तो ये घायल निकलेगा निकलेगा, परंतु इनके साथ में जो भी सैनिक आए वो भी निकले, तो ये अपने आप कट गया। अब ऐसे उसी प्रकार ऐसे धीरे धीरे कटने लगे। ये बात जब सांगा को पता चली, सांगा ने कहा मुझे आगे लेके जाओ। सांगा यहां से उठकर यहां आ गया आगे। अब बाबर को ये बात पता चली, कोई भी यहाँ का राजा ये भी हार जाता है तो इनकी सेना वापिस हट जाती है। तो बाबर ने फोकस किया सांगा पर। सांगा ही नहीं रहेगा तो सेना अपने आप हट जाएगी, हम युद्ध जीत जाएंगे। तो बाबर ने पूरी तोपें अपने किस तरफ लगा दी? सांगा की तरफ। भाई सांगा घायल हो गया। अब सांगा घायल हुआ, तब हाथों हाथ सत्र धारण किसने किया? तो सत्र धारण किया था सादड़ी के झाला अज्जा। अब तब तक ये बात जलाजन
सॉरी, झाला आजाद ने सत्र धारण किया तब तक ये बात बहुत ज़्यादा हो गई और तब तक ये युद्ध सांगा जीत गया। तो आपसे कोई मेंस में पूछे खानवा के युद्ध हारने के कारण, तो आपको अलग से लिखने, और खानवा के युद्ध का परिणाम क्या निकला, प्रभाव क्या निकला, महत्व क्या निकला, तो युद्ध का इसका प्रश्न अलग बनता है। तो एक बार हम लिख देते, उसके बाद में हम आगे और बात करते हैं। ठीक है, तो मैं बात करूं, आप हेडिंग लगाओ खानवा का युद्ध। यहाँ पूरा ही लिखवाना है बाबर, लिखा तो कुछ है ही नहीं, हमने पूरी बातें ही की, मुजफ्फर तक की लिखा है। ठीक है, मैं आगे बात करता हूँ बाबर और सांगा। महाराणा सांगा वर्सेस बाबर। अब दोनों के कारण लिख दूं। एक नंबर कारण, युद्ध के कारण क्या क्या रहे। मैं कारण की बात करूं तो आप लिखो, दोनों ही साम्राज्यवादी। ये मैथ्स में बनेगा आपके प्रश्न, इसलिए लिखवा रहा हूं। दोनों ही साम्राज्यवादी। दूसरा, सांगा ने दिल्ली के 200 गांवों पर अटैक कब्जा कर दिया था, यह भी एक कारण माना जाता है। कौन कहता है ये बाबर कहता है। बाबर ने कहा कि मैं अटैक नहीं करता, पर तो कारण ये है कि सांगा ने दिल्ली के सभी नजदीकी इलाके थे 200 गांवों पर कब्जा कर दिया था। तो सांगा द्वारा दो सौ गांवों पर अधिकार, ये भी कारण माना जाता है। अब तीसरा कारण बाबरनामा में लिखता है। बाबर खुद डायरी लिखता था, डायरी में लिखता है बाबर ने कहा मैं ऐसे सांगा पर अटैक नहीं करता। सांगा ने, जब मैं इब्राहिम लोदी को हराने के लिए आता हूं तब सांगा ने मुझे कॉल किया, कॉल करके कहता है तुम वहां से आओ, मैं इधर से आता हूं, हम दोनों मिलकर इब्राहिम लोदी को हराते हैं, और इब्राहिम लोदी को हराकर तेरे को ढेर सारा धन मिल जाएगा और मेरे को यहाँ दिल्ली की राजनीति। इसलिए मैं वहां से आता हूँ, यहाँ देखता हूँ तो कौन, सांगा था ही नहीं, मेरा आया ही नहीं, मैं अकेला आ रहा। उसने मेरे वादा खिलाफी, मतलब मेरे वादे के खिलाफ गया, मैं उसके बुलाने पर आया और वो आया नहीं, इसलिए मैं लड़ना चाहता हूँ बाबर सांगा के साथ। तो ये कौन लिखता है, तो बाबर अपने बाबरनामा में लिखता है। बाबरनामा के अनुसार वादा खिलाफी, ये भी एक कारण। एक ये भी कारण माना जाता है। बाबरनामा या तुजू के बाबरी, आप इसी को कहते हैं, तुजू के बाबरी। तुजू के बाबरी, ये बाबर खुद आत्मकथा लिखता। आत्मकथा मुगल साम्राज्य में दो ही राजा लिखते, एक जहांगीर और एक बाबर। दोनों ही दारूडिये थे, और दारू पीने के बाद में आत्मकथा अपने खुद के जीवन के बारे में लिख सकता है। ठीक है, तो बाबरनामा के अनुसार पूछे तो वादा खिलाफी के कारण, ये इनके कारण थे। अब पहला युद्ध कौन सा होता है, तो मैं बात करूं, मैंने पूरा आपको सुना दिया, अब मैं लिख देता हूं, लिखने का काम रहा है हमारा। पहला है बयाना का युद्ध। बैटल ऑफ बयाना कब होता है, तो डेट लिख दो आप, 16 फरवरी 1527। किसके किसके होता है 20 में,
सांगा वर्सेस बाबर। बाबर। अब बयाना का किला किसके पास में था? मेहंदी ख्वाजा। एक साथ में कौन राजा का सेनापति आता है? सुल्तान मिर्जा। मिर्जा दोनों को हरा देता है। कौन? सांगा। तो इस युद्ध में जीतता कौन है? सांगा। बयाना के युद्ध में कौन जीता है? सांगा। तो सांगा की विजय। ये दोनों हार जाते हैं। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, बयाना के युद्ध में बाबर के सेनापति कौन थे? तो मेहंदी ख्वाजा और सुल्तान मिर्जा। ठीक है, आगे मैं बात करूं। अब बाबर खुद आक्रमण करता है। बाबर खुद कौन से युद्ध में आता है? तो बाबर आता है खानवा के युद्ध में। 2 नंबर खानवा का युद्ध का युद्ध कब होता है? तो 17 मार्च, ठीक 1 महीने बाद में, मार्च 1527। आपसे कोई नाम दे के पूछे श्यामल लाल जी के अनुसार, तो याद रखना आप 16 मार्च। 1527। ये किसके अनुसार? श्यामल दास जी, वीर विनोद के अनुसार। ये अलग ही बताते हैं हर कोई बात। मैंने बात की थी शुरुआत में, हमने मेवाड़ स्टार्ट किया था तभी मैंने बात की थी इनकी। गुइलों के बारे में अलग बताता है। ठीक है, तो अब बात करें इस किसके किसके मध्य हुआ, तो मैं बात करूं सांगा वर्सेस बाबर। अब सांगा ने इस युद्ध को धर्म, मैं यहां लिख दूं, इस युद्ध को 1 नंबर पे धर्म युद्ध, या इसी को जिहाद कहते हैं, जिहाद। 2 नंबर पे गाजी। 3 नंबर पे शराब, शराब पीना नहीं, शराब छोड़ना हो। और 4 नंबर पे तमगा कर माप। तमगा कर किससे लिया जाता था? मुस्लिम भाइयों से लिया जाता। ठीक है, ये बाबर ने किया। और सांगा ने, तो सांगा ने क्या किया? सांगा ने सभी को लेटर लिखा, पाती पर्वन। पाती पर्वन के तहत आने वाले लोग कौन कौन से, तो मैं आगे बात करूं। ये आप याद रखना, कोई क्रम से पूछ ले आपसे, मिलान में पूछ ले, तो सांगा की तरफ से पाती पर्वन में आने वाले लोग। अब हमारा लिखने वाला ही रहा है। एक मैं बात करूं तो कौन आया था? बीकानेर से। एक मैं बात करूं तो कौन? मारवाड़ से। 3 नंबर से उदयपुर से, सॉरी वागड़ से। 4 नंबर पे मैं बात करूं तो सादड़ी से। 5 नंबर पे मैं बात करूं तो और कहां से? नागौर से। 6 नंबर रायसेन। इन दोनों का विशेष याद रखना आप, मैं आपको कारण बताऊंगा। और 5 से हो गए। 7 नंबर पे आप याद रख देना देवलिया।
और कौन सा रह गया, याद करो आप जब तक मैं यहाँ लिखवा देता हूँ। यहाँ से कौन आ जाता है, तो यहाँ से बीकानेर से आता है कल्याण में। राजा कौन, तो राजा जैत सिंह। ये भाई कल अलग से याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये आपसे पूछ सकता है यहाँ का बीकानेर का राजा कौन है, जैत सिंह। युद्ध में कौन आता है, कल्याण, ठीक है। और मारवाड़ से आता कौन है, मालदेव। और राजा कौन, गंगा। उधर सांगा है इधर गंगा है, ठीक है, राजा। परंतु आता कौन है, ये दोनों याद रखना आप। वागड़ से उदय सिंह, और सादड़ी से झाला अज्जा, और नागौर से खानजादा, और राय से सलदी तंवर। ये दोनों अंत में जाते समय, युद्ध के अंत में, बीच में कह दो आप, युद्ध चल रहा था उस समय ये दोनों किससे मिल जाते, बाबर के साथ। तो ये भी तो कारण है ना भाई, मैंने अभी तक बाबर के युद्ध हारने के कारण नहीं बताया, सॉरी सांगा के हारने के कारण नहीं बताए। तो इसमें एक ये भी कारण है, कौन सा, नागौर के खानजादा और रायसेन के सलदी तंवर दोनों ही मिलकर बीच में कहा किसके साथ मिल जाते, बाबर के साथ, ठीक है। और देवलिया के बाघ सिंह। और आगे मैं बात करूं तो और कौन आया, 7 हो गए, 8। 8 पे आप याद रखना किसका, और तो कौन आया था, आप याद करो। रायसेन हो गया, और कौन रह गया देखो, बीकानेर हो गया, मारवाड़ हो गया, वागड़ हो गया, सादड़ी हो गया, नागौर हो गया, रायसिंह हो गया, देवलिया हो गया। और तो कोई मोटे तौर पर तो कोई रहा नहीं। बाघ सिंह हो गया, सलेदी तंवर हो गया, खानजादा साहब हो गए, झाला अज्जा हो गए। हाँ एक याद रखना भाई ना, हो गया ना, ये मेवात से कौन आया था, तो मेवात से ये याद रखना। और एक याद रखना भाई, नागौर से हो गया। और तो लोदियों से कौन आया था, लोदियों से याद रखना, कोई पूछ ले, बस इतना ही। तो यहाँ से कौन आया था, तो यहाँ से आया था, मेवात से आया था हसन का मेवाती। मेवाती। और इधर से लोदियों से महमूद लोदी। ये दोनों याद रखना भाई, क्योंकि बाबर ने कहा था ये जिहाद है, धर्म की लड़ाई। सांगा की तरफ से ऐसा नहीं था, सांगा की तरफ से ये मुसलमान भाई भी लड़ रहे थे। कौन, जैसे मैं बात करूँ हसन का मेवाती, और लोदियों से महमूद लोदी भी आया हुआ था। तो अब बात आई सांगा के हारने के कारण क्या रहे, ये मैंने बात सुना दी, अब लिख देता हूँ। तो सांगा के हारने के कारण, सांगा के हार के कारण, और प्लस में किसके, बाबर के जीतने के कारण। बाबर जीत के कारण भाई वही होंगे जो सांगा हारा है, उसी का ही तो फायदा बाबर ने उठाया था, इसीलिए बाबर जीत गया। तो ये आप हेडिंग लगाओ और ये लिखो आप, क्या क्या कारण रहे थे, ठीक है। तो 1 नंबर पे कारण रहा था, एक नंबर पे ये कारण लिख दो नागौर, या सीधा लिख दो दोनों ही बीच में बाबर के साथ मिल जाता।
इससे क्या है कि हमारी जो भी कूटनीति है, रणनीति, वो सब सामने वाले को पता चल जाती है। ठीक है। दूसरा कारण, तोप खाना। तोप खाना, बारूद। ठीक है, ये भी तो कारण है। और तीसरा कारण ये है कि बाबर ने 1 महीने पहले आक्रमण किया था और हाथों हाथ तुरंत वापिस आक्रमण कर दिया। टाइम नहीं मिला सांगा को, समय अभाव, समय का अभाव था सांगा के पास में, सांगा को टाइम ही नहीं मिला। ये कारण रही। आगे मैं बात करूं, यहाँ इधर एक साथ में और ऐड कर देना भाई। किसका नाम ऐड करना है यहाँ पर? संदेरी लिखना है। संदेरी से कौन आया था ये लिख दो आप साथ, यहाँ पर 10 नाम नंबर पे संदेरी। ये कोई नाम आपसे पूछ ले तो याद रखना, मेहदी निराय आया था सांगा की तरफ से। ठीक है, अब मैं बात करूं, आगे हम चलते हैं। तो अब सांगा हार जाता है। हारने के बाद में घायल सांगा को बसवा दोसा के अंदर लेके आए। इसी बीच बाबर ने मेदिनी राय पर अटैक करता है, संदेरी के वो कौन है जो ज्यादा उछल रहा था, कि वो राजा है मेदिनी राय, जो सांगा का सबसे बड़ा सपोर्टर है। तो सांगा ने मेदिनी राय पर अटैक करने के लिए सेना भेजी। कहां पर? मेदिनी राय, संदेरी के राजा। मेदिनी राय पर अटैक। ये बात जब सांगा को पता चली तो सांगा वापस मेदिनी राय की रक्षा के लिए जाएगा। सांगा जा रहे थे, यूपी के अंदर इलाका पड़ता है कालपी। कालपी के अंदर सांगा के सैनिकों ने खाने के अंदर जहर मिला दिया और खाना खाने के बाद में सांगा जी का देहांत हो गया। तो सांगा का अंतिम जीवन कालपी स्थान यूपी में बीता। ये हमारा सांगा की पॉलिटिकल अचीवमेंट, बड़ी बड़ी बातें जो भी राजनीतिक उपलब्धियां थी वो हमने पढ़ ली। अब मैं कल्चरल अचीवमेंट की बात करूं तो सांगा की हमें उपाधियां मिलती है, वो याद रख दो आप। तो आप हेडिंग डालो सांगा की उपाधियां। इससे पहले मैं मेंस का ये प्रश्न दिखवा देता हूं, इस युद्ध के परिणाम क्या रहे? परिणाम का दो, प्रभाव का दो। प्रभाव या महत्व का दो, एक ही प्रश्न क्या रहे? अब सांगा अंतिम राजा है जिसने सीधे दिल्ली पर अटैक किया। इससे पहले नहीं तो कोई राजा होगा और नहीं इससे बाद में कोई राजा है जो सीधे दिल्ली को चुनौती दे सकता। तो सांगा ने अंतिम राजा जो दिल्ली को सीधे चुनौती दे रहा था। दूसरा दूसरा इसका यह परिणाम निकला, हिंदू संस्कृति का विनाश हुआ। हिंदू मंदिर टूटे, हिंदू कला संस्कृति का विनाश हुआ। तीसरा, इसके बाद में बाबर के बाद में जो भी बादशाह थे उनको राज करना आसान हो गया। और चौथा परिणाम सांगा एकमात्र राजा है जिसने सभी को एक साथ किया। इसके बाद में ऐसा कोई राजा नहीं तो पहले हुआ नहीं बाद में हुआ जिसने सभी को एक साथ एकजुट करके सभी रियासतों को
ये पत्र के माध्यम से एक साथ कर दिया। तो ये सांगा अंतिम राजा है। इसके बाद में प्रताप भले ही राजा हो रहा होगा, इतना नहीं डिप्लोमेसी रहा, कूटनीति की। सांगा कूटनीति की था, सांगा की डिप्लोमेसी झलक रही इससे। तो ये इनके उसके बाद में इसका एक परिणाम ये भी निकलता है, बाबर के बाद में जो भी राजा बनता है ना, बादशाह बनता है ना, उसको पता चल गया था कि अब युद्ध से नहीं, अब कूटनीति और समझौते से यहां हम रह सकते हैं। और यही इन्हीं का ही परिणाम निकला। अकबर ने इसी कूटनीति का प्रयोग किया। अकबर कभी युद्ध सहयोग की नीति अपनाता है। अकबर की पहली प्राथमिकता सहयोग और कूटनीति। अकबर यही चाहता था कि संधि कर ले और संधि के तहत ही हम शासन करेंगे, जिससे हमें कर मिल जाए और ये प्रशासन लंबे समय तक चलता रहे। इसी का ही परिणाम, क्योंकि बाबर ये जानता था युद्ध का कोई परिणाम नहीं है। क्यों? युद्ध में कला संस्कृति का विनाश होगा। और सांगा ये जानता था, अकबर ये जानता था, अकबर को पता था। और अकबर कला संस्कृति में माहिर था। अनपढ़ हुआ तो क्या हुआ, और अकबर ने इसी का फायदा उठाया। अकबर ने इसी का परिणाम लेते हुए अकबर ने कहा युद्ध नहीं, पहली प्राथमिकता संयोग की रहेगी, संयोग के तहत संधि कर ली तो ठीक, उसके बाद में युद्ध की परिणाम। युद्ध 2 नंबर ऑप्शन रखा। ठीक है, तो आप लिखो 1 नंबर पे मैं बात करूं, सांगा एकमात्र राजा सभी रियासतों को एक साथ किया। ये भी एक परिणाम है। बादशाहों को शासन करना आसान हो गया था। ठीक है, तीसरा कारण। दूसरा, ये तीसरा लिखो, अकबर ने इसी परिणाम से सहयोग की नीति अपनाई। इसी का ही परिणाम, चौथा परिणाम, हिंदू कला संस्कृति का विनाश। संस्कृति का या स्थापत्य आप लिख दो, विनाश, ये भी एक कारण। तो ये मोटे मोटे आप परिणाम लिख सकते हो। क्या परिणाम रही? इस सांगा एकमात्र राजा सभी रियासतों को एक साथ करता है। इसके बाद में ऐसा कोई राजा नहीं दिखता हमें। और एक ये भी कारण लिख दो आप 5 नंबर पे, सांगा एकमात्र राजा जो दिल्ली को सीधे चुनौती देता है। राजा जो दिल्ली सीधे चुनौती, सीधे चुनौती देना भी कठिन है ना किसी को। ये इनके परिणाम रहे। आपसे परिणाम पूछे तो आप ये लिख देना। कोई 50 शब्दों में पूछ सकता है मेंस में, आरएस मेंस में ये प्रश्न आ सकता है। 20 शब्दों में पूछ सकता है। आपको ये तो पता है ना, आपके एक तो 20, एक 50, एक 100, ये 3 ही फैक्टर होते हैं हमारे मेंस में। और तीनों के अनुसार आपसे पूछे 20 नंबर का ये बन जाए तो आप आराम से लिखते, 20 क्या 50 तक लिख सकते हैं आप परिणाम। ठीक है, अब मैं सांगा की कल्चरल अचीवमेंट की बात करूंगा।
सांस्कृतिक उपलब्धि बात करूं तो आप इसमें एक नंबर क्या, एक ही है ऊपर, आप आराम से एक ही लिखना, ज़्यादा लिखने से कोई फायदा नहीं। टाइटल आप उपाधि याद रख दो, सांगा की उपाधि कौन कौन सी है? एक उपाधि है इनकी हिंदू पद। हिंदू पद किसको कहा जाता है? सांगा को। 2 नंबर पे सैनिकों का भग्नावशेष। और 3 नंबर सैनिकों का अंश यहाँ सिपाहियों का अंश। ये किसने कहा? तो ये टोड ने, अलग से याद रखो, कर्नल टोड। ठीक है, ये हो गया हमारा सांगा पूरा। सांगा के बारे में ये मोटा मोटा हमने पढ़ लिया। 14 स्लाइड हुई, 14 हो गई, ज़्यादा हो गया आज। हमारी क्लास रुक गई बीच में, लाइट कटने के कारण, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हमारी क्लास बीच में रुक गई थी। आपको सेंजेस भी आया होता, पहले एनक थी, अभी एनक अभी लगी दोबारा, पहले नहीं थी। लाइट कटने पर पता चलता है एनक भी नहीं लगी, तब पता चलता है दिखाई नहीं दे रहा था इतनी देर। आराम से आप रिवीजन करना, और ज़्यादा मैटर लिखना नहीं है, लिखने से कोई मतलब नहीं है, आपको याद होना चाहिए। दिमाग सिर्फ एक दिमाग ही चलता है परीक्षा के अंदर, और नहीं तो किताब चलती है, नहीं कॉपी चलती है, नहीं आपके नोट्स चलेंगे। ज़्यादा मनन करोगे, ज़्यादा रटोगे, रटन विधि ही अपनाओ, या रटन नहीं तो मनन करो, बार बार दोहराओ और समझ लो, इससे ज़्यादा नहीं करना। नोट्स बनाओगे तो नोट्स में ही रहोगे। मैं आपको मेवाड़ कम से कम 20 क्लासों में कराऊंगा, आप कितने नोट्स बनाओगे? अभी तक तो हम सांगा तक ही पहुँचे हैं ना, और क्लासेस 5 से 6 हो गई, अभी तक तो राजा बाकी पड़े हैं ना। तो आप नोट्स पर नहीं, और आराम से बना भी सकते हो, ऐसी बात नहीं। मैंने इसी हिसाब से लिखा है, मैंने पूरा पहले बताया उसके बाद में लिखा है। हो सकता है मैंने शब्दों में कहीं गलती हो सकती है, मैं पहली बार पढ़ा हूँ चाहे कितनी बार पढ़ा हूँ, इससे कोई मतलब नहीं, पर मैंने पूरा पूरा बताने का प्रयास किया, मैंने एक भी शब्द नहीं छोड़ा है। RS मेंस के अनुसार जो पढ़ाते हैं टीचर, उन्हीं की बातें पढ़ाया है। कोई कमी पेशी हो तो आराम से आप कमेंट बॉक्स में लिखना। सॉरी, ठीक है भाई, टाइम तो लगता है मैटर लिखने में, पासा वापस रिवीजन करवाने में। ऐसा कोई टीचर नहीं है जो यूट्यूब पर आपको रिवीजन करवाए शुरुआत में आने के बाद। मैंने इससे पहले क्लास कम से कम 5 से 6 दिन हो गए हमारी क्लास नहीं थी, और सीधे आते ही मैंने पुराने वाला रिवीजन करवाया, उसके बाद मैंने क्लास स्टार्ट की। इससे क्या ये हम जुड़ सकते हैं, हमने क्या पढ़ा था पहले, और ये आप डेली कीजिए। तब तक आप नहीं करोगे तब तक रिवीजन नहीं होगा, और तब तक आपको याद भी नहीं हो रही। भाई याद भी तो रहना चाहिए। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ समय के बाद में, हो सकता है कुछ समय लग जाए, आराम से आप रिवीजन करना। क्लास देर से आई इसका मतलब ये नहीं है कि, टाइम तो लगता है, हर चीज़ में लगता है, और भी क्लासें आती है, अकेले के तो है नहीं। ठीक है, कुछ समय के बाद में आपके जल्दी भारत का मध्य काल आ जाएगा।
मेरे तरफ से पूरा पूरा मैं करवाऊँगा। ठीक है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ऑल द बेस्ट, राम राम सा, धन्यवाद।